हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का एक चैप्टर जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो बिना डिले किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो है थोड़ा सा इस चैप्टर का एक ओवरव्यू, एक इंट्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें मैं कुछ की टर्म्स को यहाँ पे इंक्लूड करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट मेरे पास आ रहा है वो है कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर्स, तो इसकी मैंने हेडिंग बना दी है। अब हम पढ़ते हैं कंडक्टर्स होते क्या हैं। तो देखो, कंडक्टर से कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि अपने अंदर से बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। कोई भी ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करना अलाउ करें, उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, जैसे कि मेटल्स हो गए, कॉपर हो गया आपका, है ना, कॉपर एक मेटल है, आयरन एक मेटल है, एल्यूमिनियम हो गया। तो ये सारे हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे हमारे पास मटेरियल्स हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। सेम ऐसे ही कुछ सॉल्ट सोल्यूशन हो जाते हैं हमारे पास, या फिर टैप वाटर जो नलके का पानी आता है उसके अंदर भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, तो वो भी जो है इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट करता है। तो कंडक्ट का मतलब क्या है? कंडक्ट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, उसको फैलाना, अपने अंदर से जाने देना। तो ऐसे मटेरियल्स को हम कंडक्टर्स कहते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें यहाँ पे, तो ये हम लिख सकते हैं मटीरियल्स that allow electricity sorry, electricity to pass through them, to pass through them। यानी ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दें, उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स। यहाँ पे जो नोट्स रहेंगे वो क्रिस्पी रहेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा मैं राइटिंग मटेरियल यहाँ पे नहीं रखूँगी, इतना ही रखूँगी जो बहुत ज़्यादा मस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, तो एग्जाम्पल्स में हम लिख सकते हैं मेटल्स। ठीक है, मेटल्स हो गए हमारे पास, टैप वाटर हो गया। अभी धीरे धीरे चीज़ें और डेप्थ में जाएंगी तो क्लियर होती रहेंगी। इसके अलावा वी कैन राइट सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन भी जो है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। चलो, ये हमने बात कर ली किसकी? कंडक्टर्स की। अब अगर हम बात करें किसकी? इंसुलेटर्स की, तो वो बिल्कुल इसका अपोजिट है। ठीक है, हेडिंग बनाते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो इंसुलेटर्स इसका बिल्कुल अपोजिट है। ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है, तो मटेरियल्स that do not allow that do not allow electricity to pass, electricity to pass। ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होना अलाउ ना करें, उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। अब बात करें अगर हम इसके एग्जांपल्स की, तो आप खुद बताओ क्या क्या इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करता, किस किस से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं होती। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रबर। ठीक है, रबर, रबर से आप देखोगे तो रबर के शूज़ वगैरह बनाए जाते हैं। जो भी लोग जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इलेक्ट्रिशियन वगैरह होते हैं वो रबर के शूज़ पहनते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक, इसके अलावा आप देखोगे लकड़ी, जब भी किसी को करंट लगता है तो लकड़ी से उसको छुड़ाया जाता है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हमारे पास हो गए क्या? इंसुलेटर्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें हम देखेंगे गुड एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, इसको हेडिंग बनाते हैं गुड एंड पुअर, थोड़ा सा अच्छा लगता है, गुड एंड पुअर कंडक्टर्स, गुड एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ लिक्विड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हम केमिकल इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं,
तो हमें लिक्विड्स के बारे में तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। गुड एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ लिक्विड्स। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लिखती हूँ, पहले आप गैस करो कि ये गुड कंडक्टर्स हैं लिक्विड्स में या फिर पुअर कंडक्टर हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे प्योर वाटर, आपको बताना है गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है। फिर मैंने लिखा है यहाँ पे टैप वाटर यानी नलके का पानी, और या फिर इसकी जगह हम रेन वाटर में भी वही चीज़ें रहती है, रेन वाटर भी बोल सकते हैं, ठीक है, रेन वाटर। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स इन वाटर, ठीक है। और शुगर सॉल्यूशन सॉल्यूशन अल्कोहल हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है। ये आपको बताना है कि इनमें क्या क्या गुड कंडक्टर है लिक्विड्स में और क्या क्या बैड कंडक्टर है यानी पुअर कंडक्टर है, ठीक है। तो आंसर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आया हमारे पास प्योर वाटर। बेटा प्योर वाटर में हमारे पास कोई भी सॉल्ट्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अच्छा कंडक्शन नहीं हो पाता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम इसे बोलते हैं पुअर कंडक्टर। क्या बोलेंगे हम इसे? पुअर कंडक्टर। तो प्योर वाटर आप याद रखना क्या रहता है हमारे पास पुअर कंडक्टर। अगर हम बात करें टैप वाटर की या फिर रेन वाटर की, बारिश का पानी हो गया, नलके का पानी हो गया, तो ये हमारे पास रहता है गुड कंडक्टर। क्यों रहता है हमारे पास गुड कंडक्टर? कोई तो रीजन होगा भाई, दोनों तो है तो पानी, तो एक गुड क्यों दूसरा पुअर क्यों? तो यहाँ पे देखो, जो हमारे पास टैप वाटर या फिर जो हमारे पास रेन वाटर रहता है, इसके अंदर हमारे पास होते हैं कुछ तरीके के सॉल्ट्स। इट कंटेन्स सॉल्ट्स एंड मिनरल्स। इसके अंदर हमारे पास होते हैं कुछ तरीके के सॉल्ट्स, इसके अलावा हमारे पास होते हैं कुछ तरीके के मिनरल्स। तो यही जो सॉल्ट्स और मिनरल्स होते हैं, थोड़ा सा यही जो हमारे पास सॉल्ट्स और मिनरल्स होते हैं टैप वाटर में और रेन वाटर में, ये इलेक्ट्रिसिटी को एक फ्लो देते हैं और उसको कंडक्ट कराते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इट कंटेन्स सॉल्ट्स एंड मिनरल्स, ठीक है। इट कंटेन्स सॉल्ट्स एंड मिनरल्स। इसके अंदर सॉल्ट्स और मिनरल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। अब हम बात करें अगर एसिड्स की, बेसिस की और सॉल्ट की, तो मुझे पक्का पता है कि आप लोगों को नहीं पता होगा कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो इसका मैं एक छोटा सा आपको बता देती हूँ, इंट्रोडक्शन टाइप, सो दैट यू कैन डिफ्रेंशिएट। तो अगर मैं बेटा बात करूँ एसिड्स की, तो आपने तो जिस नाम के पीछे ही एसिड सुना है, जैसे कि सिट्रिक एसिड आपने सुना होगा, है ना। जिसने भी बैलेंस डाइट वाला चैप्टर पढ़ा होगा अपनी ये छोटी क्लासेस में, उन्होंने ज़रूर कुछ कुछ नाम सुने होंगे, जैसे कि सिट्रिक एसिड सुना होगा, ठीक है। लेमन में एसिड प्रेजेंट होता है, ऐसा ऐसा आपने कुछ सुना होगा। तो अभी के लिए आप ऐसा याद रखो, वो चीज़ें जो कि टेस्ट में खट्टी होती है। हर चीज़ खा के तो आप देखोगे नहीं, कहीं पता चले कि तेजाब भी एसिड होता है और बोलो कि मम्मी मैं चेक करता हूँ एसिड है या नहीं है, कहीं नकली तो नहीं दे रहे हमें तो, और आप तेजाब लगो चखने, है ना, टॉयलेट क्लीनर लगो चखने, तो ऐसा नहीं है। बट मैं एक आपको जनरल सेंस बता रही हूँ कि एसिड जो होते हैं जनरली टेस्ट में कैसे होते हैं, सार होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई और टेस्ट नहीं हो सकता, जनरली कैसे होते हैं, सार, ठीक है। वैसे वो बिटर भी हो सकते हैं, स्वीट भी हो सकते हैं। तो एसिड्स क्या होते हैं, टेस्ट में सार होते हैं। अगर मैं बात करूं बेसिस की, तो जनरली बेसिस जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर, बिटर यानी कड़वे, ठीक है, बिटर। टच में कैसे होते हैं ये, सोपी, अगर आप बेस को छुओगे तो कैसा होगा, सोपी। अगर मैं एग्जांपल की यहाँ पे बात करूँ, तो जो आप घर में साबुन यूज़ करते हो, सोप, इसके अलावा जो आप टूथपेस्ट यूज़ करते हो, ठीक है, इसके अलावा इतने काफ़ी आई थिंक बहुत है। यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, तो जो आप सिरका डालते हो, सिरका, विनेगर, वो भी क्या है, एसिड है, ठीक है। इसके अलावा नींबू का जो जूस होता है, लेमन जूस, उसमें भी एसिड होता है। इसके अलावा टमाटर में पाया जाने वाला एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये भी एक तरीके का एसिड है, ठीक है। तो आप देखोगे तो टमाटर कैसा लगता है, खट्टा लगता है। लेमन जूस कैसा लगता है, खट्टा लगता है। ऑरेंज, ऑरेंज के अंदर भी क्या होता है, एसिड होता है, वो भी कैसा लगता है, खट्टा। बाकी आपके पेट में पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये खाने को पचाने का काम करता है।
सॉल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा बस इतना याद रखना कि जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करे, जब रिएक्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं रिएक्ट ही ना करे, जब एक एसिड को एक बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है तब वो बनाता है क्या, सॉल्ट। ठीक है, तो याद रखो एसिड अभी हमने पढ़ा क्या होते हैं भाई, टेस्ट में खट्टे होते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पे विनेगर, लेमन जूस, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, ऑरेंज। बेसिस जो है वो टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं और छूने में सोपी होते हैं। इसके अलावा सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, तो सॉल्ट हमारे पास बनता है जब हम एक एसिड को इस एक बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तब वो बनाते हैं सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट का एग्जांपल जो हमारे घर में आता है, देश का नमक, टाटा नमक, है ना, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा, जरूरी नहीं है आपके घर का नमक है या सारे नमक आप चख सको, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारे पास जो घर में आता है वो अलग सॉल्ट होता है, हम हर सॉल्ट को टेस्ट नहीं कर सकते। आप लेमन चख सकते हो, आप विनेगर चख सकते हो, पर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ये जो हमारे पेट में पाया जाता है बेटा, इसे नहीं चख सकते आप। इसको चख लिया तो फिर कोई और चीज़ चखने लायक हम नहीं रहेंगे, है ना। फिर भी हमारे पेट में रहता है, इसके पीछे भी कारण है, बताओ तो बताना भाई, पेट क्यों नहीं जलता फिर। हम्म बेसिस भी आप सारे बेसिस, अब साबुन थोड़ी जाके चखोगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड थोड़ी जाके चखोगे, तो सारे बेसिस भी नहीं चख सकते आप, सारे एसिड भी नहीं चख सकते। हम इनकी अलग अलग रिएक्शंस और रिएक्टिविटी के चलते केमिस्ट्री में डेप्थ में अगर हम पढ़ेंगे तब जाके हमने चीज़ों को बांटा है एसिड, बेसिस और सॉल्ट। और एक चीज़ जो इन सब में कॉमन है बेटा, एसिड में भी, बेस में भी और सॉल्ट में भी, वो है आयंस। अब ये नई बला क्या आ गई, आयंस क्या होता है। आयंस का सिंपल सा अगर मतलब समझा जाए तो आयंस का मतलब होता है चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, आयंस का सिंपल सा मतलब क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स, यानी ऐसे पार्टिकल्स जो जिनके सर पे क्या हो, चार्ज हो। अब चार्ज कितने तरीके का होता है, चार्ज ही होता है दो तरीके का, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। एक ऐसा पार्टिकल, मान लो कोई एक्स पार्टिकल है जिसके सर पे बेटा पॉजिटिव चार्ज हो, उस पार्टिकल को हम कहते हैं कैटायन। क्या कहते हैं, कैटायन। और वहीं पर अगर देखा जाए एक ऐसा पार्टिकल जिसके सर पे नेगेटिव चार्ज हो, इसको हम कहते हैं एनायन। क्या कहते हैं, एनायन। तो यहाँ पे कैटायन क्या होते हैं, कैटायन हमारे पास होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और एनायन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर आपको कुछ एग्जांपल्स दूं मैं यहाँ पे, अगर इसके एग्जांपल लिखे जाएं तो हम जानते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा, H+ हो गया, Mg2+ हो गया, Ca2+ हो गया, तो ये बेटा कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके सर पे कैसे चार्ज है, प्लस। अब ये 2 क्या दिखाता है कि इनके सर पे 2+ चार्ज है, 3 क्या दिखाएगा कि इनके सर पे 3+ चार्ज है। यहीं पर अगर मैं बात करूँ, Cl- हो गया, OH- हो गया, तो ये इन सब के सर पे देखो क्या, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो ये हम क्या बोलते हैं, एनायन। तो आयंस क्या होते हैं, आयंस होते हैं बेसिकली ऐसे पार्टिकल्स जो कि कैसे हों, चार्ज हों, जिनके ऊपर चार्ज हो। अब चार्ज कितने तरीका, चार्ज है दो तरीके के, पहला है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जिनके सर पे उन्हें हम क्या बोलेंगे, कैटायन, और जिन पे नेगेटिव चार्ज हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, एनायन। ठीक है, तो देखो दोनों के नाम के पीछे भी आयन आयन आ रहा है, तो एन आयन नेगेटिव चार्ज, कैट आयन पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने आपको क्यों इतना पढ़ाया, क्यों एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में बताया, फिर अलग से आयन के बारे में बताया, ताकि आप चीज़ों को थोड़ा सा ब्रीफ में जान सको। चलो, तो मैंने आपको बोला यहाँ पे कि एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स को अगर पानी में मिक्स कर दिया जाए तो क्या होगा। तो आप ये जानो, बस इतना समझ लो बेटा, कि अगर अगर मान लो ये मैंने कोई बीकर लिया, ठीक है, इसमें मैंने चाहे डाला हो एसिड, चाहे डाला हो बेस, चाहे डाला हो सॉल्ट, और साथ में क्या डाला हो मैंने इसके अंदर, पानी। साथ में हमने इसके अंदर लिया हो, साथ में हमने इसके अंदर लिया हो पानी। ठीक है, तो जब भी, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है,
जब भी इसके अंदर या तो एसिड हो, या तो बेस हो, या फिर सॉल्ट हो, किसके साथ साथ, पानी के साथ साथ, वाटर के साथ साथ। तो यहाँ पे होता क्या है बेटा, ये जो एसिड और बेस और सॉल्ट है ये पानी में जैसे ही जाते हैं, ये पानी के अंदर जाते ही अपने अंदर से क्या रिलीज करते हैं, ये अपने अंदर से रिलीज करते हैं आयंस, यानी कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जैसे ही एसिड और बेस जाएंगे पानी के अंदर, तो वो जाकर टूटने लग जाएंगे किसमें, चार्जेस में। कुछ होंगे पॉजिटिव चार्ज और कुछ होंगे नेगेटिव चार्ज। और जब जब यहाँ पर हमारे पास कंसेप्ट आ जाएगा चार्ज का, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगी। अगर यहाँ पे चार्ज है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, अगर यहाँ पे चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। बस हमें इतना सा समझना था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एसिड बेसिस और सॉल्ट को जब पानी में मिलाया जाता है तो क्या ये अच्छे कंडक्टर होते हैं, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल कराते हैं। क्यों कराते हैं, एक सेकेंड, क्यों कराते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे जैसे ही एसिड बेसिस और सॉल्ट्स पानी के अंदर जाते हैं वो रिलीज करते हैं आयंस, और आयंस क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी भी जो है भाई किसका नाम है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही होता है फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही होता है फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस का फ्लो होना ही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, उसी को आप इलेक्ट्रिक करंट के नाम से भी जानते हो, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे कि भाई बताओ जरा कि एसिड बेसिस और सॉल्ट को जब पानी में मिलाएंगे तो वो अच्छा कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है, तो आप बोलोगे ये सारे जो है हमारे पास क्या है, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर्स। पर अगर आपसे कोई पूछे कि सॉल्ट हो गया, सॉल्ट बोल रही हूँ, शुगर सॉल्यूशन हो गया, अल्कोहल हो गया या फिर ऑयल हो गया, तो बेटा ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, दे डू नॉट कंडक्ट, ये यहाँ पे कंडक्ट नहीं करते हैं। तो प्योर वाटर हमारे पास हो गया पुअर कंडक्टर। ठीक है, टैप वाटर, रेन वाटर, गुड कंडक्टर। एसिड बेसिस सॉल्ट्स को वाटर में मिलाओगे, गुड कंडक्टर। और शुगर सॉल्यूशन, अल्कोहल और ऑयल तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई आयंस यानी कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होता है, नो आयंस। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। अब थोड़ी सी बात करते हैं इलेक्ट्रोड्स की, कि इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोड्स, बाय द वे जितने भी मैं नोट्स बना रही हूँ, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ टेलीग्राम ग्रुप इन विच आई एम गोइंग टू शेयर these notes. ठीक है, so if you want you can download, I will share the link in the description box. इलेक्ट्रॉड्स, तो इलेक्ट्रॉड्स की अगर मैं बात करूँ तो ये देखो नाम में क्या आ रहा है, रॉड्स, यानी एक तरीके की क्या होंगी, रॉड होंगी। थोड़ा भद्दा बन रहा है, उसको उससे बनाते हैं, ऐसी ऐसी हमारे पास क्या होंगी, रॉड्स। ठीक है, और इलेक्ट्रोवर्ड किसको दिखा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को। तो अभी के लिए ना मैंने कहा इनका अभी अभी जन्म हुआ है तो इनको नाम रखते हैं कैथोड, और इसका नाम रख देते हैं एनोड, बस ऐसे ही रख दिया है। ठीक है, बस समझना। देखो कैथोड नाम में क्या आ रहा है, ओड, एनोड नाम में क्या आ रहा है, ओड, और यहाँ पे भी देखो इलेक्ट्रोड नाम में क्या आ रहा है, ओड। यानी कि ऐसी रॉड्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएं, ऐसी रॉड जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएं उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। ऐसी रॉड्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएं। ठीक है, आपका जो पूरा सेटअप है, आपका जो पूरा सर्किट है उसको पूरा करें। ठीक है, ऐसी रॉड्स जो कि चार्जेस को इन्वॉल्व कर सकें, आयंस को इन्वॉल्व कर सकें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। और इलेक्ट्रोड्स हमारे पास दो तरीके की होती है, पहली होती है हमारे पास कैथोड और दूसरी होती है हमारे पास एनोड। अब बात करते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। तो अगर मैं बात करूं कैथोड की, तो कैथोड हमारे पास होती है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड हमारे पास कैसी इलेक्ट्रोड होती है, नेगेटिव। वहीं पर अगर बात करें एनोड की, तो ये हमारे पास होती है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड,
यानी कि कैथोड पे क्या चार्जेस होंगे भाई, माइनस माइनस, और एनोड पे क्या चार्जेस होंगे, प्लस प्लस। समझ आ गया बस इतना। दोनों अगर आपसे पूछेंगे भाई बनी किसकी होती हैं, क्या होती हैं, तो दोनों में सिंपल चीज़ एक याद रखना, वो सिंपल चीज़ है कि दोनों जो होती हैं या तो कार्बन की रॉड्स होती हैं, ठीक है, कार्बन, ग्रेफाइट, इनकी प्लेटिनम की रॉड्स हो जाएंगी। इसके अलावा आप बोलोगे कि कोई मेटल प्लेट्स भी हो सकती हैं, किसी मेटल की प्लेट भी आप लगा सकते हो, तो वो भी जो है वो इलेक्ट्रोड का काम करता है। तो या तो ये मेटल प्लेट्स होती हैं, ठीक है, या तो कार्बन की रॉड्स होती हैं जिन्हें एक सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, ठीक है, डुबाया जाता है, उन्हें उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। ठीक, चलो नेक्स्ट। एक चीज याद रखना है यहाँ पे देखो एनोड था तो पॉजिटिव था, बट जब यहाँ पर हमने देखा एनायन था तो क्या था, नेगेटिव था। ऐसे ही जब कैटायन था पॉजिटिव था, पर जो कैथोड है वो कैसी है, नेगेटिव है। चलो नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं बेसिकली केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अभी तक क्या पढ़ रहे थे, अरे भाई अभी तक भी पढ़ रहे थे। अब इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। ठीक है, चलो जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट बेटा एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे जब मेल्ट किया जाए या फिर वाटर में डिजोल्व किया जाए तो अपने अंदर से चार्ज निकाले। क्या निकाले, अपने अंदर से चार्ज निकाले। पहले मैं इसके बारे में लिखती हूँ फिर मैं इसे कनेक्ट करूंगी आयन से। ठीक है, अ सब्सटेंस, a substance that gives ions when melted or dissolved dissolved in water, in water। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये होगा हमारे पास सॉल्ट, या फिर हमारे पास हो गए एसिड, अभी बताया था आपको, या फिर हो गए हमारे पास बेस। बोलोगे बड़ा कंफ्यूजन है भाई, अभी आपने बोला आयंस मतलब चार्ज पार्टिकल्स, तो बेटा देखो आयन मतलब हो गया चार्ज, ठीक है, आयन मतलब क्या हो गया, चार्ज, ठीक है। और ऐसी चीजें जो कि चार्ज देती हैं, जो आयंस को निकालती हैं, वो हो गई इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वो क्या हो गई, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि सॉल्ट, एसिड या बेस को जब पानी में मिलाया जाता है, ठीक है, तो ये किस क्या निकालती हैं अपने अंदर से, आयंस निकालती हैं। अभी बताया था मैंने आपको कि जब आप सॉरी, जब आप यहाँ पे इधर देखना ध्यान से, जब आप यहाँ पे एसिड को या फिर बेस को या फिर सॉल्ट को वाटर में ऐड करते हो तो क्या रिलीज करते हैं, ये आयंस। अभी बताया था ना आपको मैंने। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि या तो मेल्ट होकर या तो पानी में डिजोल्व होकर अपने अंदर से आयंस को रिलीज करते हैं, अपने अंदर से चार्जेस को रिलीज करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास सॉल्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास एसिड्स हो जाएंगे और बेसिस हो जाएंगे। आई होप इतना भी समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। ये कुछ की पॉइंट्स है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं में से वो क्वेश्चन उठा देते हैं, बच्चे को पता ही नहीं होता कि भाई होते क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। इसका भी बहुत नाम आएगा। अगर आप आगे साइंस में नहीं लेते हो फिर भी आपको 10th तक तो मिनिमम पढ़ना ही है ना। और 10th तक भी आपका इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो पीछा नहीं छोड़ेगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है। देखो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, तो अगर मैं इसे तोड़ूं तो इसमें से दो शब्द निकलते हैं। पहला निकलता है इलेक्ट्रो और दूसरा निकलता है लिसिस। इलेक्ट्रो जो वर्ड है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दिखा रहा है। इलेक्ट्रो वर्ड किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सिटी को। और जो लिसिस वर्ड है बेटा साइंस में, केमिस्ट्री में, बायो में, इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या होता है इसका मतलब, ब्रेक डाउन।
तो अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है, तो यू कैन से दैट, सुनेंगे ध्यान से, यू कैन से दैट स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग यानी टूटना, ब्रेक डाउन हो गया ना, ब्रेक डाउन का सिनोनिम है स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ सब्सटेंस, जिसे हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अभी मैंने आपको बोला ऐसा सब्सटेंस जो टूट के चार्ज दे उसे क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइट। तो टूटेगा कौन, इलेक्ट्रोलाइट। स्प्लिटिंग किसकी होगी, इलेक्ट्रोलाइट की। तो इलेक्ट्रोलिसिस किसका होगा, इलेक्ट्रोलाइट का। भाई यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में किसी के टूटने की, तो टूटेगा कौन, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट बाय, कैसे टूटेगा भाई, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। और अभी मैंने आपको बताया था फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस के बहने को ही हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक करंट। तो मैंने आपको बोला इलेक्ट्रोलिसिस क्या है भाई, कोई चीज, कोई सब्सटेंस जो कि जैसे ही हम उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएं, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएं, उसके टुकड़े हो जाएं, बेसिकली वो टूट जाए, स्प्लिट हो जाए। और ऐसे सब्सटेंस जो कि टूट जाते हैं आयंस में, है ना, टूटेगा भी किस में भाई, पॉजिटिव में और नेगेटिव में ही तो टूटेगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव को हमने क्या बोला था, आयंस। तो जब कोई भी ऐसी चीज जो कि इलेक्ट्रिसिटी के पास कराने से टूटती है, उस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किसी चीज का ब्रेकडाउन होना। और हमारे चैप्टर में यहाँ पे जो टूट रहा है बेटा, वो कौन है, सॉल्ट्स हैं, एसिड्स हैं, बेसिस हैं। और ये अपने अंदर से टूट के क्या देते हैं, चार्जेस देते हैं, आयंस देते हैं। तो और हम इन्हें क्या बोलते हैं, जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। समझ आया, तब सुनना। मान लो यहाँ पे मैंने कोई एक सब्सटेंस लिया, बहुत सिंपल बता रही हूँ, इसके अंदर से मैंने इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया, अभी के लिए समझ लो इलेक्ट्रिसिटी मैंने यहाँ से पास करा दी, इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास हुई, इसने दिए कुछ पॉजिटिव चार्जेस और दिए कुछ नेगेटिव चार्जेस। तो यहाँ पे देखो मैंने किया क्या, ये जो एक्स सब्सटेंस है ये टूट गया किस में, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। तो ये जो एक्स सब्सटेंस जो टूट रहा है, ये मेरे लिए क्या हो गया, ये हो गया मेरा इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। और बेटा ये जो टूट के दे रहा है, ये मेरे लिए क्या हो गए, ये हो गए मेरे लिए आयंस। और ये किसकी प्रेजेंस में टूट रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में टूट रहा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो गया, ये जो पूरा प्रोसेस हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो। चलो, तो हमने इलेक्ट्रोलिसिस को भी यहाँ पे पढ़ लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ पर अब मैं जो आपको दिखाने जा रही हूँ, जो टॉपिक है हमारे पास, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें सबसे पहले मैं एक सर्किट बनाने जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से उसको आपको एनालाइज करना है। चलो, थोड़ा टाइम लगेगा आई नो, बट आई ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि एक ही बार तो बनाना है ना, रोज रोज से बनाना नहीं है, तो थोड़ा ढंग से ही बना लेते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये होगा हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऐसे ही चल रहा है हमारे पास। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, हमारे पास क्या होगी, बैटरी होगी। अब हम बनाते हैं अपना बीकर ना, जिसमें सारी चीज़ें हम कराएंगे, बहुत ज़रूरी है तो हमारे लिए। ये हो गया हमारे पास बीकर।
ये हो गया हमारे पास हीटर। अब हम बनाते हैं अपने इलेक्ट्रोड्स, ऐसी रॉड्स जो कि कंडक्शन कराएं, उन्हें हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोड्स। ये होगी पहली इलेक्ट्रोड, ये होगी दूसरी इलेक्ट्रोड। इसके ऊपर हम लगा देते हैं मेटल कैप। चलो, तो यहाँ पे डायग्राम होता है पूरा। अब इनकी कहते हैं थोड़ी सी लेबलिंग। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली यहाँ पे करंट को पास करा रहे हैं। कैसे पता चला भाई करंट को पास करा रहे हैं, ये जो आप देख रहे हो ये हमारे पास क्या है, बैटरी है। बैटरी है मतलब कि यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी। ठीक है, यहाँ पे कहीं हमारा मान लो स्विच भी होगा फॉर एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, ये जो है हमारे पास, ये मैंने यहाँ पे लिए हैं कार्बन रॉड। ये हमारे पास क्या है, कार्बन रॉड। ये हमारे पास कार्बन रॉड। अब इसके अंदर हम फिल कर लेंगे थोड़ा सा वाटर। ठीक है, इसके थोड़ा पानी बाहर चला गया, कोई बात नहीं। ये जो है इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसके अंदर है हमारे पास वाटर। ये गई हमारे पास वाटर, और वाटर के अंदर हमने क्या कर रखा है, इन इलेक्ट्रोड्स को डिप कर रखा है। ये इलेक्ट्रोड्स जो है वो वाटर के अंदर डिप्ड है। तो ये हो गया हमारे पास, एक सेकेंड, ये हो गया हमारे पास वाटर, पानी, H2O। ठीक, ये भी कार्बन रॉड है, और सेम ये भी हमारे पास क्या है, कार्बन रॉड है। दोनों के दोनों हमारे पास कार्बन रॉड है। और यहाँ पे जो हमने लगाई है, हमने लगाई है मेटल कैप। ठीक है, एक मेटल की कैप इनके ऊपर लगा दी, इनको फिक्स भी कर दिया इसमें। अब देखो आपको इसमें ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, इसमें हम लोग करंट को पास करा रहे हैं थ्रू वाटर। व्हाट वी आर डूइंग इज passing current, we are passing current। हम यहाँ से करंट को पास करा रहे हैं थ्रू, किससे गुजरते हुए भाई, थ्रू वाटर, वाटर से गुजरते हुए। जैसे ही आपने सर्किट को ऑन करोगे, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्वेशन देखोगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर इसका एक्सपेरिमेंट आपको बताऊँ, तो इसमें आपको क्या करना है, दो कार्बन की रॉड लेनी है। ठीक है, सेल्स ले लो आप। ठीक है, और कार्बन की रॉड को हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोड। ठीक, साफ मेटल कैप लेनी है, उनको वाइप से ड्राई कर लेना है, सुखा लेना है। ठीक है, कॉपर की वायर ले लेनी है, मेटल कैप्स पे एडजस्ट कर देनी है। ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, कॉपर की वायर, कॉपर वायर, कॉपर वायर ये ले लेना आपको। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर देना है वायर को। अब आपको एक सॉल्यूशन लेना है जो कि बेसिकली अच्छा कंडक्टर हो, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। आप यहाँ पे प्योर वाटर मत लेना, आपने वाटर लिया है यहाँ पे, वो क्या हो सकता है, ये हो सकता है आपका, मान लो यहाँ पे टैप वाटर हो गया। मैंने अभी आपको बताया था टैप वाटर जो है गुड कंडक्टर होता है। टैप वाटर आप ले सकते हो, उसमें लेमन जूस डाल दो। तो लेमन जूस जो है, लेमन जूस क्या था भाई, एसिड था। तो लेमन जूस यहाँ पे क्या कराएगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराएगा। और रॉड्स को इसमें आपको इमर्स कर देना है। अब सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक है, 5 मिनट आपको वेट करना है, इसको ऐसे ही चलने देना है, बैटरी लगाए रखनी है उसके अंदर। और फिर आपको देखना है यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस। जैसे ही आप यहाँ पे ऑब्जर्व करने चलोगे, आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ये मैं बताती हूँ। आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉड्स हैं बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉड्स हैं, इनके सामने, इनके इधर आसपास क्या आने लगेंगे, बबल्स आने लगेंगे। इनके आसपास क्या आने लगेंगे, बबल्स आने लगेंगे। देखो, इनके आसपास क्या आने लगेंगे, बबल्स आने लगेंगे। ठीक, अब कोई मुझे ये बता सकता है कि कौन से बबल्स होंगे, किस गैस के बबल्स होंगे, और बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था, जो बड़ा वाला डंडा होता है ये क्या होता है, पॉजिटिव। जो छोटा वाला डंडा होता है ये क्या होता है, नेगेटिव। तो मुझे बताओ, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, इससे कौन सी रॉड कनेक्ट है, ये वाली रॉड कनेक्ट है। ठीक है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, इससे कौन सी रॉड कनेक्ट है, ये वाली रॉड कनेक्ट है। ये वाली इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पे कनेक्ट है। तो इसीलिए जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट है, ऐसी रॉड को हम क्या बोलेंगे, अभी आपको बताया था, ऐसी रॉड को हम बोलते हैं एनोड। एनोड मतलब ऐसी रॉड जो जो कैसी हो, नेचर जिसका कैसा हो, पॉजिटिव। और यहीं पे अगर आप देखोगे, जो दूसरी वाली है जो हमारे पास रॉड है, ये वाली जो रॉड है जो इस वायर से कनेक्ट है नेगेटिव वायर से, तो नेगेटिव वायर से जो
हमारे पास रॉड कनेक्ट रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। कैथोड यानी ऐसी रॉड जिसके ऊपर कैसा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो। तो यहाँ पे आप देखोगे बबल्स कैथोड पर भी और एनोड पर भी। ठीक, तो ये जो पूरा जो हमारे पास ये जो रिएक्शन था इसके अंदर, ये जो बबल्स फॉर्मेशन हो रही है, कई बार आप देखोगे कि एक दूसरी जो रॉड्स हैं, ये जो रॉड्स हैं जैसे बबल्स बन गया, ये पहला ऑब्जर्वेशन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है इनके ऊपर कोई मेटल आके डिपॉजिट हो जाए। ठीक है, कोई एक मेटल जो है वो दूसरी इलेक्ट्रोड के ऊपर आके डिपॉजिट हो जाए, ये भी इसकी ऑब्जर्वेशन हो सकती है। तीसरा क्या हो सकता है, मान लो पहले जो हमारा जो कलर था सॉल्यूशन का वो मान लो ब्लू था, और बाद में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। या हो सकता है पहले ग्रीन था, बाद में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो यहाँ पे हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलती है। अब ये ऑब्जर्वेशंस क्या है, इनको मैं लिख देती हूँ। तो देखो, यहाँ पे जब हम पास करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, है ना, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन मिलती है वो हमें क्या मिलती है, पहला, bubbles of gas are seen on the electrodes, on the electrodes, ये हो सकता है मिलेगा। अगला, metal deposits can be seen on the electrodes, आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रोड्स के ऊपर मेटल भी डिपॉजिट हो सकता है, यानी मेटल की लेयर चढ़ सकती है। ये मैं बताऊंगी कैसे। द सोल्यूशन could change color, ये भी हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल से, कि भाई जो सॉल्यूशन है वो अपने कलर्स को चेंज कर सकता है, ये भी जो है वो पॉसिबिलिटी मिलती है हमारे पास। ठीक, अब ये जो है मेटल जो डिपॉजिट हो जाए, एक मेटल दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को हम लोग जो भी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, इसी को जो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ये किसके नाम से जाना जाता है, तो यहाँ लिख देते हैं, ये बेटा जाना जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के नाम से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटीज क्या है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की पॉसिबिलिटीज हैं। जब भी आप किसी सॉल्यूशन से, किसी इलेक्ट्रोलाइट से करंट को पास कराओगे, हो सकता है कि यहाँ पे क्या बन जाए, बबल्स बन जाए, मेटल डिपॉजिट हो जाए इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, या फिर सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। ठीक है, ये थे पॉसिबल आउटकम्स ऑफ पासिंग करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी हमारे पास सेम चीज़ है, बस आपने जो यहाँ पर, मैं इसको पहले कॉपी कर लेती हूँ थोड़ा सा। चलो आधा गायब हो गया, आधा तो है ना, कोई टाइम बचेगा हमारा। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं पहले। एक सेकंड दे देना बस। पानी भरो इसके अंदर, पानी तो क्या भरो, इस बार मैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरवा रही हूँ, तो यहाँ से पानी को हटाओ थोड़ा सा, क्योंकि अब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस बार हम लोग सोल्यूशन ले रहे हैं, ये जो हमारे पास सोल्यूशन है ये किसका है हमारे पास, ये है हमारे पास कॉपर सल्फेट। सेकेंड, इसको ये जो हमारे पास सोल्यूशन है ये है हमारे पास कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। और यहाँ पर जो हम रखने वाले हैं, यहाँ पे जो हम रखने वाले हैं, ये हम रखने वाले हैं
थोड़ा सा चौड़ा बना देते हैं इसको, प्लेट है ना ये, थोड़ी सी चौड़ी हो जाएगी। इसको कनेक्ट कर देंगे। अब जो हमने यहाँ पे लिए, हमने कार्बन की रॉड नहीं ली है, यहाँ पे हमने क्या लिए हैं, प्लेट्स लिए हैं, प्लेट्स, ठीक है, मेटल प्लेट्स। तो ये हो गई, मैंने मान लो कॉपर की प्लेट ले ली, तो ये हो गई हमारे पास कॉपर प्लेट। ये भी हमारे पास क्या है, कॉपर की प्लेट है। तो दोनों हमारे पास क्या है, कॉपर प्लेट, ठीक है। बाकी पूरा सर्किट आप देख रहे हो सेम है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कराओगे, जब आप सर्किट को ऑन करोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले जो अंदर मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है, CuSO4। ये है हमारे पास किसका फॉर्मूला, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला। Cu जो होता है, Cu जो होता है, ये किसको डिनोट करता है, कॉपर को। Cu जो होता है वो केमिकल सिंबल होता है कॉपर का, और SO4 किसका होता है, सल्फेट का। एक सेकंड में पानी पी लूं। तो Cu जो होता है हमारे पास होता है कॉपर, और SO4 जो होता है वो हमारे पास होता है सल्फेट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे कॉपर की प्लेट ली है और कॉपर का ही सॉल्यूशन लिया है। तो यहाँ पे देखो होगा क्या, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वो रॉड कैसी होगी, पॉजिटिव, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वो कैसी होगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे एक होगी हमारे पास पॉजिटिव कॉपर प्लेट और एक होगी हमारे पास नेगेटिव कॉपर प्लेट। जब आप यहाँ पे बीकर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हो, ठीक है, बेसिकली आप लेते हो तो पहले डिस्टिल वाटर हो, फिर उसके अंदर आप ऐड करते हो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और आप चाहो तो फ्यू ड्रॉप्स डाल सकते हो किसकी, H2SO4 की। अब समझते हैं होता क्या है। तो सबसे पहले आपने क्या लिया, सबसे पहले लिया, सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर, इसमें कोई आयन वायन कुछ नहीं है, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर। फिर आपने इसके अंदर क्या डाल दिया, आपने इसके अंदर डाल दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, कॉपर सल्फेट डाल दिया आपने। फिर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, फ्यू ड्रॉप्स डाली, कुछ ड्रॉप्स डाली, कुछ ड्रॉप्स आपने डाल दी सल्फ्यूरिक एसिड की, सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला, देखो नाम में आ रहा है एसिड, एसिड है तो क्या कराएगा, आयंस की कंडक्शन कराएगा, यानी अच्छे से कंडक्ट कराएगा, ज़्यादा कंडक्टिंग बना देगा आपके सॉल्यूशन को, ठीक। अब आपने जो कॉपर प्लेट्स ली उनको साफ़ किया पहले सैंड पेपर से, ठीक है, ताकि उनके ऊपर कोई रेजिड्यू ना हो। इसके अलावा वॉश करा, फिर आपने उन्हें ड्राई करा, ठीक है। ये जो कॉपर प्लेट्स लिए हमने, इनको हमने सुखाया अच्छे से। फिर हमने कॉपर प्लेट्स को बैटरी से कनेक्ट किया, कॉपर वायर को यूज़ किया, और इनको फिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर इमर्स कर दिया, यानी डुबा दिया। फिर करंट को लगभग आपको कितनी देर तक पास होने देना है, लगभग आपको 15 मिनट्स तक इसके अंदर से क्या करना है, करंट को पास होने देना है। अब जितनी भी चीज़ें, इसके बाद 15 मिनट के बाद क्या करना है, आपको इलेक्ट्रोड्स को यहाँ से निकाल के ऑब्जर्व करना है। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, इलेक्ट्रोड्स को हम यहाँ पे निकालेंगे, तो ये मान लो ये हो गई एक इलेक्ट्रोड, ये हो गई दूसरी इलेक्ट्रोड। मान लेते हैं कि ये कौन सी इलेक्ट्रोड हो गई, ये हो गई हमारी पॉजिटिव वाली, ये हो गई नेगेटिव, यानी कि ये कौन सी हो गई, ये हो गई हमारे पास एनोड, और ये कौन सी हो गई हमारे पास, ये हो गई हमारे पास कैथोड, ठीक है। तो कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव, 15 मिनट तक आपने पास कराया। अब ऑब्जर्व करना है, देखना, जो हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड थी, ये बेटा थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कोरोड हो जाएगी। ब्राउन से दिखाना ज़्यादा अच्छा है ना, ब्राउन से दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कोरोड हो जाएगी, ठीक है, यानी कि ऊपर की जो इसकी लेयरिंग है ये हट जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी कोरोड हो जाएगी। यहीं पे जब आप देखोगे अपनी नेगेटिव टर्मिनल वाली उसको, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसके ऊपर आपको क्या दिखाई देगी, इसके ऊपर आपको दिखाई देगी डिपोजिशन, ठीक है, इसके ऊपर आपको दिखाई देगी डिपोजिशन। इसके ऊपर आपको ऐसा लगेगा कि एक मेटल की क्या चढ़ गई है, लेयर चढ़ गई है, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ गई है, पतली सी लेयर चढ़ गई है, किस पे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। इसके मेटल के सरफेस पे एक थिन सी लेयर चढ़ गई है, किसकी, मेटल की, थिन लेयर ऑफ
मेटल, थिन लेयर ऑफ मेटल। और ये यहाँ पे क्या हो गई, कोरोड, यानी जो भी इसके पास था सब चला गया, इसके पास से कोरोड हो गई। और जो गया वो कहाँ चला गया, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड के पास, इसीलिए इसके ऊपर चढ़ गई थिन लेयर ऑफ मेटल। जो मेटल यहाँ से हटा वो कहाँ चला गया, इसके ऊपर चला गया। ठीक है, इसीलिए इसके ऊपर एक पतली सी लेयर चढ़ गई। अब यहाँ से इसकी एनालिसिस करें अगर हम, तो हमें इससे क्या पता चलता है, तो ये हमारे पास केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हमें चैप्टर की हेडिंग है, कि जब हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, तो कॉपर सल्फेट जो था हमारे पास यहाँ पे देख रहे हो आप, ये था कॉपर सल्फेट था, ये टूट गया, ये टूट गया Cu2+ में और SO4 2- में। अब आपको ये नहीं याद करना Cu2+ क्या है, SO4 2- क्या है, बस इतना याद रखो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक तो टूटा किस में, एक टूटा प्लस में और दूसरा टूटा माइनस में। और प्लस और माइनस आ गया यानी यहाँ पे आयंस आ गए, आयंस आ गए तो वैसे भी आपका कंडक्शन होना शुरू है। ऊपर से आपने इसमें क्या डाल दिया था, इसमें आपने डाल दी थी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये भी आपके कंडक्शन को अच्छा कराएगा। तो जैसे ही यहाँ पर करंट स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जो है पास हमने करी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो ये डिसोसिएट हो गया यानी टूट गया किसमें, कॉपर में और सल्फेट में। अब हर तरफ अगर आप देखोगे, हर तरफ अगर आप देखोगे कि इस पूरे बीकर में हुआ क्या, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या था, सबसे पहले यहाँ पर था पूरा ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट। ठीक, ये हो गया कॉपर सल्फेट, और वो टूट गया किसमें, Cu2+, Cu2+, ठीक है, 2+2+, हर तरफ Cu2+, यानी कॉपर टूट जाएगा हर तरफ। ठीक, +2 लिख लो, 2+, और किसमें टूट गया, SO4 2-, SO4 2-, ऐसे -2 आयंस में सब में टूट गया। तो पूरा जो आपका जो सर्किट था, पूरा जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, इसमें आपके पास क्या आ गए, आयंस आ गए दो तरीके के। पहला आया हमारे पास कॉपर का 2+ आयन, और दूसरा आया हमारे पास SO4 का 2- आयन, और ये हर तरफ आपके इलेक्ट्रोलाइट में फैल जाएंगे। ठीक, अब देखो आपको इतना तो पता होगा, जो पॉजिटिव होता है वो किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को, और जो नेगेटिव होता है वो किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ ये कि यहाँ पर जो हमने रॉड ली थी, यहाँ पे हमने एक रॉड ली थी, एक रॉड हमने यहाँ पर ली थी। ठीक है, ये हमारी कौन सी रॉड थी, ये हमारी थी पॉजिटिव, और ये हमारी क्या थी, नेगेटिव। तो यहाँ से निकले Cu2+, और क्या था हमारे पास, SO4 2-। अब ऐसे एक तो थे नहीं, बहुत सारे थे। अब ये जो प्लस वाले हैं बेटा, ये प्लस वाले कहाँ जाने लगेंगे, माइनस पे जाने लगेंगे, और जो माइनस वाले ये कहाँ जाने लगेंगे, प्लस पे जाने लगेंगे। दोबारा सुनो, जो प्लस है वो कहाँ जाएगा, माइनस पे, और जो माइनस है वो कहाँ जाएगा, प्लस पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है Cu2+, है, ये Cu2+ कहाँ जाएगा, ये Cu2+ जाएगा किस पे, प्लस है तो माइनस पे जाएगा, यानी ये जाएगा कैथोड पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या है आपके पास, SO4 2- है, और माइनस है तो ये किस पे जाएगा, प्लस पे जाएगा, और प्लस वाले को हम क्या बोलते हैं, एनोड। तो जो प्लस है वो जाएगा माइनस वाली पे, और जो माइनस है वो जाएगा प्लस वाले पे। ऐसे करके बहुत सारे जो Cu2+, ठीक है, Cu2+ है, वो सब जाकर किस पे जाना शुरू कर देंगे, कैथोड पर जाना शुरू कर देंगे। और ऐसे होगा क्या, ऐसे ये जो हमारे पास ये जो कैथोड है, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ने लग जाएगी, इसके ऊपर एक थिन लेयर जो है वो डिपॉजिट होने लग जाएगी, क्योंकि सारा का सारा जो कॉपर है वो कहाँ जा रहा है, सारा का सारा कॉपर जो है वो कैथोड पर जाकर इकट्ठा हो जा रहा है। और यही यही हमारी एनालिसिस है कि सारा कॉपर जो जाकर कैथोड पे इकट्ठा हो जा रहा है। तो आप एक बात बताओ, कैथोड पहले भी किससे बना था, कॉपर से बना था, और इसके ऊपर क्या हुआ, देखो कैथोड था नहीं, कॉपर प्लेट। तो यहाँ पे हुआ क्या, जो कैथोड था इसके ऊपर पूरी क्या हो गई, ये लेयर जो है वो चढ़ गई, और ये लेयर जो है किसकी होगी, ये होगी थिन लेयर ऑफ मेटल। और यहाँ पे हमने जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें कौन सा मेटल है, कॉपर। ठीक है, Cu मतलब कॉपर। तो जो कैथोड थी यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड थी, उसके ऊपर एक थिन लेयर की डिपोजिशन हो जाएगी। तो अब मुझे बता हुआ क्या, हुआ ये, हुआ ये कि पहले से ये क्या थी, पहले से ये क्या थी, मेटल रॉड थी, और इसके ऊपर किसी
और मेटल की या फिर उसी मेटल की, बेसिकली मेटल की क्या हुई, एक एक कवरिंग चढ़ गई, मेटल की ही एक लेयर को चढ़ा दिया गया है यहाँ पे। तो एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कवरिंग चढ़ जाना, दूसरे मेटल की लेयर चढ़ जाना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। समझ आया? यानी कि आप देखते हो जो आपके जो ये दरवाजे होते हैं, ठीक है, जो ये कुंडियाँ होती हैं, या फिर बात करें यहाँ पे जो साइकिल के पार्ट्स होते हैं, जितने भी शाइनी पार्ट्स अगर आप यहाँ पे देखोगे जो हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं, ये सब जो बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर हम इसके पढ़ें इलेक्ट्रोप्लेटिंग के, इलेक्ट्रो अगर यहाँ पे हम इसके एग्जांपल्स को देखें थोड़ा सा, तो जो गोल्ड प्लेटिंग करी जाती है, जैसे आप जो ज्वेलरी खरीद के लाते हो ना, नकली ज्वेलरीज जो होती हैं, तो उस पे ना गोल्ड प्लेट्स नहीं, प्लेटिंग उस पे होता क्या है, गोल्ड की प्लेटिंग करी जाती है ज्वेलरीज पर, ज्वेलरी, इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज होता है। इसके अलावा क्रोमियम एक मेटल होता है बेटा, क्रोमियम की जो है प्लेटिंग करी जाती है। प्लेटिंग का मतलब है चढ़ाया जाता है ऑन कार्स या फिर कार पार्ट्स, कार पार्ट्स, कार के जो पार्ट्स होते हैं, या फिर आपके घर में जो आप दरवाजे पे जिसको पकड़ते हो ना, जो हैंडल लगा होता है, वो हो गया, ऐसे सिल्वर कलर का चमक रहा होता है, वो भी सब पे क्रोमियम चढ़ाया जाता है। दूसरा मेटल क्यों नहीं चढ़ाया जाता? देखो, अगर आपने यहाँ पे लोहे के वो बना दिए पार्ट्स, तो पानी पड़ा तो वो क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा, खराब हो जाएगा। पर आप भाई सोने के भी नहीं चढ़ा सकते, इतना पैसा थोड़ी है कि हैंडल घर के सोने के बनाओ। वो बात अलग है, आने वाले टाइम में आ जाए, है ना, पर अभी तो नहीं। आप सोने की गाड़ी तो आप लेके घूमोगे नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं, तो अंदर वाला मेटल जो है वो बचा रह जाएगा, और बाहर वाला जो है वो लुक को शाइनी करेगा, और अंदर वाले मेटल को खराब होने से बचाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो बर्तन होते हैं बेटा, बर्तनों के ऊपर भी सिल्वर की प्लेटिंग हो जाती है, यानी सिल्वर को प्लेट कर दिया जाता है बर्तनों के ऊपर, सिल्वर प्लेटिंग ऑन यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स माने बर्तन। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगर मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग को लिखना चाहूँ ना, तो मैं एक और टॉपिक के अंडर लिख सकती हूँ, और वो टॉपिक हो जाएगा, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो रहा है तो मेरी उबासियों से उस पर बिल्कुल ध्यान ना दें मेरी बीच बीच में अगर आपको उबासियाँ आ रही हो, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है रात के 1:19। और मैंने सोचा चलो बहुत दिन हो गए, यूटिलाइज़ करते हैं टाइम को। वैसे भी सोऊंगी नहीं, जग जाऊंगी, स्लीपिंग साइकिल थोड़ी ऐसी तैसी चल रही है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस, ठीक है, आप एप्लीकेशन में भी लिख दो। दोबारा बताऊँ, इससे अच्छा यही लिख देती हूँ, एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इफेक्ट्स, केमिकल इफेक्ट्स। ठीक, तो पहला हो गया हमारे पास एप्लीकेशन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दूसरे एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये हो गया फर्स्ट। दूसरे की अगर यहाँ पे हम बात करें, दूसरा जो एप्लीकेशन है वो हो जाएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। पानी पियो। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं। देखो, चलो लिखे देखो, एक्स्ट्रा पढ़ लो भाइयों बहनों, फिर कम ना पढ़ो। और जब भी आप किसी चीज़ को डेप्थ में पढ़ते हो ना, तो मज़ा भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है कि ऐसा क्यों है, कैसे है। हालांकि मैं बहुत डेप्थ में भी पढ़ा भी नहीं रही, वरना तो चैप्टर बहुत ढंग का है, अच्छा खासा खिंचता है। 12th में इसी चैप्टर को पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसमें सेल वेल भी आ जाती हैं सब, ठीक है, बाद की बात है। तो अब हम इसका जो एप्लीकेशन है वो देखते हैं किसमें, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो जैसे मान लो हमारे पास कुछ मेटल है, अभी नाम याद करो आप सीधा, सोडियम हो गया, ठीक है,
पोटेशियम हो गया, शियम नहीं सीयम, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक। इसके अलावा एल्यूमिनियम हो गया, ये तो आपने देखा ही है अपने घर में, है ना, अलमारी वगैरह होती है एल्यूमिनियम की। इनको ऑब्टेन किया जाता है बेटा, इनको प्राप्त किया जाता है किससे? बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट्स, यानी कि जो मोल्टन पिघले हुए, ठीक है, जो सॉल्ट्स होते हैं उससे हम क्या करते हैं, जैसे हमने अभी इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस किया था यहाँ पे, देखो ये रहा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस था, ये भी क्या था? इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस था। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कुछ टूट रहा था, तो आप यहाँ पे क्या ले लो? मोल्टन सॉल्ट्स ले लो, यहाँ पे रख लो मोल्टन सॉल्ट्स, और आप उसमें से क्या निकालना चाहते हो? मान लो सोडियम निकालना चाहते हो, या फिर आप उसके अंदर से क्या निकालना चाहते हो? पोटेशियम निकालना चाहते हो, कोई भी चीज़ जो आप इसके अंदर से निकालना चाहते हो वो आप इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के द्वारा निकाल सकते हो। मोल्टन सॉल्ट चाहिए बस आपको, और उन सॉल्ट्स में वही मेटल्स होने चाहिए। जैसे मान लो अगर मुझे यहाँ से जो सॉल्ट निकालना है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे मान लो जो मोल्टन सॉल्ट मैंने लिया है उसमें मेरे पास क्या है? उसमें है मेरे पास सॉल्ट ऑफ सॉल्ट ऑफ कैल्शियम। मान लो मुझे जो सॉल्ट मिला है वो किसका है? सॉल्ट ऑफ कैल्शियम का कोई सॉल्ट है। तो अगर आपने सॉल्ट ऑफ कैल्शियम यानी कैल्शियम के किसी सॉल्ट का क्या कर दिया? इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, या फिर केमिकल इफेक्ट दिखाया, तो केमिकल इफेक्ट दिखेगा कैसे? इलेक्ट्रिसिटी को पास करके तो दिखेगा। तो आपने इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे आप कैल्शियम के सॉल्ट का, तो यहाँ से जो बेटा मेटल मिलेगा वो कैल्शियम ही मिलेगा, क्योंकि आपने सॉल्ट किसका लिया था? कैल्शियम का। इलेक्ट्रोलिसिस भी किसका किया? कैल्शियम के सॉल्ट का, तो मिलेगा भी क्या? कैल्शियम। और कैल्शियम एक तरीके का क्या है? मेटल है, ठीक है। कैल्शियम एक तरीके का धातु है, मेटल है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में, यानी कि मोल्टन सॉल्ट से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम जैसे एलिमेंट्स को, मेटल्स को निकालने का प्रोसेस भी जो है, जिसे हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहते हैं। मेटलर्जी मतलब मेटल्स को निकालना, अलग करना। और इलेक्ट्रो क्यों आ गया? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अलग कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इसमें भी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस का, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के केमिकल इफेक्ट्स का, इलेक्ट्रिसिटी तो है साथ में वो केमिकल इफेक्ट्स भी दिखा रहा है। केमिकल इफेक्ट्स कैसे दिखा रहा है भाई? केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज कर रहा है, किसी पे कुछ चढ़ा रहा है, किसी से कुछ हटा रहा है, किसी से कुछ ले रहा है, किसी को कुछ दे रहा है ना। तो ये केमिकल इफेक्ट्स है, तो इसमें ये भी एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। थर्ड चीज जहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। प्यूरिफिकेशन, हम दोस्तों जितना गहराई में हम जाते रहेंगे मेरी जो राइटिंग है वो ऐसी तैसी होती रहेगी। 2 पन्नों तक मेरा प्यार बना रहता है, उसके बाद फिर छोड़ो, समझाने से मतलब है। चलो, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूँ यहाँ पे, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इतने काफ़ी हैं। प्योरिफाइड प्योरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पे हमारे पास होते हैं कुछ मेटल जैसे कि कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, इनको इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा ही साफ भी किया जाता है, यानी इम्प्यूरिटीज से अलग किया जाता है। पहले आपको क्या मिलता है? मेटल मिलता है, प्लस उसके साथ साथ क्या होती हैं? कुछ इम्प्यूरिटीज होती हैं। इम्प्यूरिटीज मतलब वो एक्स्ट्रा चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करना चाहते हैं? इन इम्प्यूरिटीज को रिमूव करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के द्वारा उन इम्प्यूरिटीज को दूर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, मेटल को प्योर करना, उसमें कुछ और मिलावट का ना होना। अब हम बात करें इसके फोर्थ एप्लीकेशन की, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फोर्थ एप्लीकेशन, यानी इलेक्ट्रोलिसिस का फोर्थ एप्लीकेशन, वो है मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स, यानी कि केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। यानी हमारे पास कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं बेटा जिन्हें आप लैब में तैयार कर सकते हो।
तो उसमें भी आप इसका यूज़ करते हो, जैसे कि कॉस्टिक सोडा, ये वही सोडा है जो खाने वाला सोडा है ना, जिसे हम अपने खाने में डालते हैं, वो कॉस्टिक सोडा हो गया। इसके अलावा क्लोरीन गैस, ठीक है, क्लोरीन गैस एक साथ है, क्लोरीन गैस हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अगर आप हाइड्रोजन में निकालना चाहते हो हाइड्रोजन गैस को, तो भी आप इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के द्वारा निकाल सकते हो। ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये बनाई जाती हैं यूजिंग, दे आर मेड यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के द्वारा ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो दूसरे केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग भी जो है उसमें भी हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो काम में आता है। सो यहाँ पे जितना भी हमने पढ़ा अभी तक, अगर हम इसको देखें तो ये कितनी स्लाइड्स है हमारे पास, लगभग 18 स्लाइड्स है ना, 18 स्लाइड्स है हमारे पास। यहाँ पे हमने देखा है, एक बार उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। केमिकल इफेक्ट्स देखा, कंडक्टर्स हो गया, इंसुलेटर्स हो गया, ठीक है, पुअर कंडक्टर और गुड कंडक्टर इन लिक्विड्स हमने पढ़ लिया यहाँ पे। इसके अलावा हमने एसिड बेसिस सॉल्ट्स को देख लिया, आयंस पढ़ लिया हमने यहाँ पे, फ्लो ऑफ चार्जेस, एसिड बेसिस सॉल्ट्स का डिफ्रेंसिएशन, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलिसिस, फिर हमने यहाँ पे देखा पासिंग करंट थ्रू वाटर, ठीक है, और उसकी ऑब्जर्वेशंस देखी हमने। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, जो आ सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस हो गए। फिर हमने यहाँ पर क्या देखा, ये हमारे पास क्या है, कोई बता सकता है मुझे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है हमारे पास, क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये भी हमने देखे यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसके बाद हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग को समझा, इसकी एप्लीकेशंस देखी हमने, इलेक्ट्रोलिसिस की, मेटल्स, इलेक्ट्रो प्योरिफिकेशन, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स, इन सब में जो है वो इसका यूज़ किया जाता है। तो बड़ा छोटा सा ये चैप्टर था, ठीक है, बड़ा प्यारा सा छोटा सा छोटू सा चैप्टर था जिसको हमने यहाँ पे अच्छे से ख़त्म कर लिया है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छी लगी डू लाइक इट, ठीक है, और अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। और अगर इसके आपको क्वेश्चंस चाहिए कि भाई इस चैप्टर से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, या फिर और जो कंसेप्ट हैं अगर आप चाहते हो मैं उन्हें क्वेश्चन से कवर कराऊं, हालांकि जितना आपके सिलेबस में था, जो बहुत बिल्कुल मेन चीज़ें थी वो सब और उससे ज़्यादा ही आई थिंक मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि नहीं, मतलब और क्वेश्चंस भी मैं इसके ऊपर आपको कराऊं, PYQs कराऊं, तो आप इस वीडियो के नीचे आप एक कमेंट छोड़ दो कि हमें भाई इस पे क्वेश्चंस चाहिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। हालांकि मैंने बहुत टाइम बाद आज वीडियो बनाई है एंड इट्स 1:29 AM। So thank you so much. Take care of yourself. Do subscribe. Thank you.